बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली की गई है। जस्टिस सरफराज रोगर सीनियर पियोनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जबकि सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर हैं। जस्टिस बाबर सत्तार पाँचवें, जस्टिस सरदार इसहाक खान छठे नंबर पर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर सातवें, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज 8वें नंबर पर, जस्टिस खादिम हुसैन 9वीं, जस्टिस आजम खान 10वें नंबर पर होंगे। सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस आसिफ 11वें, जबकि जस्टिस इनाम अमीन 12वें नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना को तब्दील कर दिया। नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान काजी। रिजवान, बताएगा इस तबादले के हवाले से। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना को तब्दील कर दिया है और इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट की सीट पर तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे कबल जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात थे, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के बाद योदा खाली था, और जस्टिस आजम खान के हाई कोर्ट तैनाती के बाद एडिशनल सेशन जज रेबा चौधरी के पास ये आर्जी तौर पर होता था, जहाँ पर मुश्किल तैनात कर दिया है। बहुत शुक्रिया रिजवान, अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं कि इस्लामाबाद विफाक की अलामत है और विफाक पूरे मुल्क का है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एक बलोची बोलने वाला जज आया, एक सिंधी बोलने वाला। मैं जजेस ट्रांसफ़र पर राज़ी हुआ क्योंकि ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मज़ीद ये भी कहना था कि जजेस की ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इक़दाम है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से इस्लामाबाद में आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमें स्कूल भेजा जाता है कि आप जेंटलमैन बनकर आएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी का प्रेस एसोसिएशन हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुवाफ़क़ती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीरा, सऊदी सफ़ीर भी शरीक हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान $1.61 अरब के 2 मुआहदे। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा लिया गया। कमेटी का चीनी, सब्ज़ियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफ़े तशवीश का इजहार, जबकि वज़ारत सनत और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी से 2 हफ़्तों में रिपोर्ट तलब कर ली गई। अशिया खुरनोश, गंदम, चीनी और दालों के ज़खायर के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई। इजलास के दौरान रमज़ानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया की कम कीमत पर फराहमी के लिए इक़दामात पर रिपोर्ट मांगी गई। ECC ने रेवेन्यू डिवीज़न की पेश की गई एक्सपोर्ट सहूलियत स्कीम की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक रेवेन्यू डिवीज़न के लिए 2.79 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर की गई। इसके अलावा रेवेन्यू डिवीज़न असलहा और एमुनेशन खरीदने के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। वज़ारत दाखिला की 49 करोड़ रुपए से ज़ायद, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट भी मंजूर की गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत मैच के तमाम ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त। पाक भारत मैच के टिकट्स चंद घंटों में ही फरोख्त हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत मैच के तमाम ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त। पाक भारत मैच के टिकट्स चंद घंटों में ही फरोख्त हो गए। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू। जुड़वां शहरों में 11 मकामात पर सेल सेंटर पर शायकीन क्रिकेट का रश लग गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे उवैस अब्बासी से। उवैस, शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं? बिल्कुल, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टिकट्स की सेल्स का सिलसिला जो है वो ऑनलाइन तो जारी था, ताहम अब फिजिकल सेल भी टिकट्स की स्टार्ट हो गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 11 मकामात पर जो है वो सेल सेंटर, सेल पॉइंट हैं, जहां पर इस्लामाबाद में 5 जगहों पर सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में 6 जगहों पर सेल पॉइंट बनाए गए हैं। आज 4 बजे जो है वो इन सेल पॉइंट्स पर टिकट की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू होना था, ताहम उससे पहले ही सेल पॉइंट्स के बाहर जो है वो शहरियों की लाइनें लग गई थी। शायकीन क्रिकेट
बड़ी तादाद में मौजूद थे। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो 4 बजे सेल शुरू होते ही जो है बड़ी तादाद में शहरियों ने टिकट्स जो है वो ख़रीदना शुरू कर दी। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जो शायकीन क्रिकेट जो यहाँ से अभी टिकट्स खरीदने आए थे। इनसे जानेंगे क्या कहेंगे, कौन से मैच की टिकट लिए और कैसे जो है चैंपियंस ट्रॉफी देखे हैं। जी, हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है इसके टिकट लिए और बहुत खुशी है, एक्साइटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में 29 साल बाद कोई इवेंट हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, वो बहुत पुरजोश है। आज जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि इन्होंने अपनी पसंदीदा टीम्स के मैचेस के टिकट्स लिए हैं और ये शहरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद पाकिस्तान में इवेंट होने जा रहा है, तो टिकट्स की फ़रोख्त जो है फिजिकल वो भी बहुत तेज़ी से रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जारी है। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क़लात में इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। 23 खारिज जहन्नुम वासिल हुए, 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई है। अफवाज के जवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम शहदा और गाजियों को सलाम इज़हार यकजहती करती है। परसों इंतहाई अंदोनाक वाक़या जो कलात में हुआ, जिसमें 23 ख़वारिज जो है वो जहन्नुम रसीद हुए और उसके साथ 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है और मुकम्मल तौर पर इन के साथ इज़हार यकजहती करती है। और सिपा सलार की लीडरशिप में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रही हैं और पाकिस्तान और बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, क्योंकि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें। जो उम्मीद है और यकीन वासिक के साथ मैं कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह हम मिलकर हम फतेहयाब होंगे। आगे बढ़ेंगे। खुर्रम में अमन कायम करने का मिशन। पेशावर में फरीक़ैन के अमायदीन की दूसरी बैठक। दोनों फरीक़ैन मेन शाहरा खोलने, बंकर्स, मसमारी और असलहा जमा करने पर मुत्तफ़िक़। मीडिया से बात करते हुए जिरगे में अमायदीन ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो, मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद कराएंगे। फरीक़ैन का आइंदा 2 रोज़ में एक और मीटिंग करने का भी ऐलान। जलाल मंगश ने कहा कि इस्लामाबाद और पेशावर के मकामी रहनुमाओं का जिरगा अमन मुआहदे का तसलसल है। हमारे मिल बैठने का असल मकसद ये है कि बाहमी जो एतमाद का फुकदान है वो हम एतमाद को बहाल करें। हम पारिकैन आज की जो नशिस्त थी या कल जो हम इस्लामाबाद में हमारी बैठक हुई है, ये कोहाट अमन माहिदा का एक तसलसल है। इसमें हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि चाहे रोड के मामलात हैं, रोड को महफूज बनाना, ये माहिदे के शिक नंबर 2 है। वेपन सबमिशन का जो उसमें एक शिक है, शिक नंबर 5 है। बंकर्स डिमोलिशन का जो है वो शिक नंबर 12 है। जो मोर्चे हैं वो मिसमार की जा रहे हैं उसी मुआहदे के रूह से, उस पर हम पारिकैन मुत्तफ़िक़ हैं। अमली तौर पे हम इन तमाम नुकात पे अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं और ये ग्रैंड जरगे और रियासत का काम है और हम पारिकैन जो है उसमें ताउन करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि IMF की शराइत और वफाकी हुकूमत ने बंद गली में ला खड़ा किया। कहते हैं कि 2-3 दिन में ज़रई टैक्स बिल मंजूर ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़रई टैक्स लगवाया। हर कानून में बेहतरी की गुंजाइश होती है, ज़रई टैक्स कानून में भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें एक बंद गली में डाल दिया है बगैर सोचे समझे, तो IMF की आपकी टीम आएगी नहीं, हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी ये नहीं चाहेगी कि हमें कहा जाए कि आपकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट में। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, इसमें जो अमेंडमेंट्स लानी है
آپ قانون میں امینڈمنٹس تو کسی وقت بھی آ سکتی نا, آپ لائیں, دا اسمبلی ول کنسیڈر اٹ, اور اس کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اوپن ہے, میں تو انوائٹ کروں گا کہ اس میں امینڈمنٹس لائیں, تو اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. ہم ادھر بات کر رہے تھے, میں تو اجلت میں کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتا دیا, اجلت میں نہیں کر رہے, 7-8 مہینے ہم ان سے بات کرتے رہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ہے کہ زرعی ٹیکس لگانے کے بل کی حمایت کرتے ہیں. کہا گیا وفاق نے IMF سے بات کر لی ہے مگر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. سندھ اسمبلی نے اس بار بھی بل پاس کرتے ہوئے اجلت کا مظاہرہ کیا. حکومت کی روایت بن چکی ہے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لینا. حکومت کہہ دے ہمارے پاس اکثریت ہے تو مشاورت نہیں کرنی. میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ان پرنسپل اس پہ اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں. وفاق نے چونکہ IMF سے بات کر لی, ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا. ایک دن پہلے ہی تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسی اجلت میں ایک اور بل بھی پاس کیا تھا. میں نے بڑی مختصر سی گزارش یہ کی تھی کہ بھائی اجلت میں کیوں کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے. حکومت کی روایت نہیں رہی ہے, اس دفعہ بھی آپ نے اجلت کا مظاہرہ کیا ہے, آپ کے پاس میجورٹی, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو ثوابی موٹر وے انٹرچینج کے قریب بڑا جلسہ ہوگا اور 8 فروری جلسہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. عوام سے درخواست ہے کہ ہر علاقے سے متبادل راستوں پر جلسہ گاہ پہنچنے کی کوشش کریں. 8 فروری کو ہم نے انٹرچینج کے ساتھ ہی نزدیک جگہ کا آج ہم نے فائنل کیا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان میں کی تاریخ کا بھی بڑے جلسوں میں ہوگا, اور میں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ. ہر ریجن کے لیے کوشش کریں گے کہ الگ راستہ دے. حکومت ماضی کی جو روایات ہے اسے تو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی نہیں کریں گے, پھر دوبارہ وہی رکاوٹیں ڈالیں گے. لیکن ہم نے پنجاب کے لوگوں پہ انحصار نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم KP کے لوگوں پہ انحصار کریں گے. 8 فروری کو ہم نے انٹرچینج کے ساتھ ہی نزدیک جگہ کا آج ہم نے فائنل کیا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان میں کی تاریخ کا بھی بڑے جلسوں میں ہوگا, اور میں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ. ہر ریجن کے لیے کوشش کریں گے کہ الگ راستہ دے. حکومت ماضی کی جو روایات ہے اسے تو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی نہیں کریں گے, پھر دوبارہ وہی رکاوٹیں ڈالیں گے. لیکن ہم نے پنجاب کے لوگوں پہ انحصار نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم KP کے لوگوں پہ انحصار کریں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ بانی PTI کا خط PTI کی پالیسی نہیں ہے, اور بانی نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا ہے. بانی نے کہا کہ فوج پاکستان بہت قربانیاں دے رہی ہیں. بانی نے خط میں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی وجوہات بیان کی ہیں. بانی نے کہا ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج نہیں بڑھنی چاہیے. میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ بانی نے آرمی چیف سے پالیسیز پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے. بانی کا خط میڈیا کے سامنے آ جائے گا. خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, یہ خان صاحب کا ہمیشہ کہتے چلے. فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے, اور عوام اور فوج کے درمیان کسی صورت خلیج نہیں ہونا چاہیے. کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے, یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے سامنے کچھ وجوہات ہے, یہ وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں. اس لیے خان صاحب نے لیٹر لکھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیٹر جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے آ بھی جائے گا.